नमस्कार दोस्तों, मैं यश कुमार। आइए करते हैं एक ज्योतिषी विवेचना। चूंकि यह कार्यक्रम ज्योतिष का है, तो ज्योतिष में हम सबसे मुख्य बिंदुओं को अपनी चर्चा का विषय बनाएंगे। कौन से सबसे मुख्य बिंदु हैं ज्योतिष के? ग्रह और राशियां। ग्रह और राशियां जिनकी चर्चा किए बिना आप किसी भी ज्योतिषीय गणना या ज्योतिषीय फल कथन में आगे नहीं बढ़ सकते। सामान्यतया उन लोगों को भी अपनी राशि मालूम होती है जो ज्योतिष को बिल्कुल नहीं जानते। अपनी कुंडली के विश्लेषण के दौरान या अपने दैनिक राशि फल को जानने के हेतु से वे अपनी राशि को जानते हैं। राशि हमारी ज्योतिषी विधा में दो प्रकार से है। या तो वो चंद्र गणना के आधार पर है और आपके जन्मकालिक नक्षत्र के चरण के अनुसार उसका निर्धारण किया गया है, या जिन लोगों को सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ मालूम है, यदि उनकी कुंडली नहीं भी बनी है, यदि वो सनातन धर्म के अनुरूप कुंडली इत्यादि नहीं भी बनवाते हैं, तो भी पश्चिमी ज्योतिष प्रैक्टिसेस के अनुरूप उनको उनकी राशि सूर्य के अनुरूप पता होती है। जिनके नाम वही हैं, राशियों के नाम वही हैं, लेकिन सूर्य किस राशि से गमन कर रहे हैं उसके आधार पर उस राशि का निर्धारण हुआ होता है। लेकिन हमारी चर्चाओं में जहां पर कि हम वैदिक ज्योतिष की बात करते हैं, जहां पर कि हम या तो भृगु की पद्धति का पालन करते हैं या हम पाराशरीय ज्योतिष की चर्चा करते हैं, वहां पर राशि कहने से मेरा अर्थ है कि जन्मकालिक चंद्रमा की गति किस नक्षत्र से हो रही है, उसके अनुरूप आपकी राशि का निर्धारण हुआ हो। सामान्य तौर पर आपकी जन्मकालिक कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे होते हैं, हम उसे आपकी जन्मकालिक राशि मान के चलते हैं। और गोचर का विचार करते समय इसी राशि को लग्न बनाकर एक कुंडली बनाई जाती है जो तात्कालिक ग्रहों के गोचर के अनुरूप होती है। कुछ शास्त्रज्ञ आपके लग्न के अनुरूप गोचर का प्रभाव बताते हैं। दोनों पद्धतियों के अनुरूप चीजों को देखना चाहिए, लेकिन वो एक अन्य चर्चा है। अभी इस चर्चा में हम ग्रहों और राशियों की बात करने जा रहे हैं। तो ग्रहों और राशियों में हम आखिर बात क्या करेंगे? सामान्य तौर पे आपको ग्रहों के नाम पता है, राशियों के नाम पता है, लेकिन फल कथन के दौरान केवल इतने से ही कार्य नहीं सिद्ध होता। आपके फल कथन इन बातों पर भी निर्भर करने चाहिए कि ग्रहों के तत्व क्या हैं, राशियों के तत्व क्या हैं, ग्रहों और राशियों का पारस्परिक संबंध क्या है और उन तत्वों का समन्वयन किस प्रकार हो रहा है। ज्योतिष यदि सूक्ष्मता के साथ किसी बात को नहीं रखता है, किसी बात का विश्लेषण नहीं करता है, तो बहुत ही साधारण बातें निकल कर आती हैं। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप अपना दैनिक राशिफल अक्सर देखते होंगे और 2-4 लाइनों में लिखा हुआ रहता है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि अगर मोटे तौर पे मैं केवल भारत की जनसंख्या को ले लूं, जहां तकरीबन 140 करोड़ लोग रहते हैं, सुविधा की दृष्टि से चलिए 120 करोड़ लोग मान लेते हैं, तो भी 10 करोड़ या उससे ज्यादा लोग एक राशि वाले हुए। क्या आपको लगता है कि राशि का इतना साधारण प्रकार से कहा गया फल 10 करोड़ लोगों पर घटित होगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सभी की जन्मकालिक ग्रही दशाएं अलग अलग हैं, उसी अनुरूप उनको फल प्राप्त हुआ करते हैं। यदि आप किसी बहुत सामान्य आर्थिक दशा वाले व्यक्ति से कह दें कि अब तो राजयोग घटित होने वाला है आज तुम्हारे साथ और राज्य की प्राप्ति होगी तुम्हें, नहीं होगा ऐसा। आप गलत साबित होंगे, मूर्ख साबित होंगे, ज्योतिषी शास्त्र पर उंगली उठेगी। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति के अनुरूप राज्य जो है वही प्राप्त होगा उसको। यदि आप
चंद्रमा की दैनिक गति के अनुरूप उसका फल कथन कर रहे हैं, तो राज्य प्राप्ति से अर्थ सिर्फ जितने छोटे से अर्थ, चल और अचल संपत्ति पर उसका प्रभाव है, उसका आधिपत्य है, उसके अनुरूप राज्य की परिभाषा जो बनती है वो शायद प्राप्त हो जाए उसको। लेकिन यदि उसी राशि का कोई बहुत बड़ा भूस्वामी है, बहुत बड़ा सांसद है, कहीं का मंत्री है, और उसके फल कथन के अनुरूप अगर आप जाएंगे तो उसी अनुरूप उसको प्राप्त होगा। केवल चंद्रमा के बेसिस पे किए गए फल कथन सामान्यतया छोटे मोटे निर्णय जो आप लेने जा रहे हैं उसके लिए, या दिन आपका कैसा बीतेगा, लोगों के साथ आपके संबंध उस दिन कैसे रहेंगे जिनके साथ आप सामान्यतया जो है इंटरेक्ट करते हैं, यह कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा की दैनिक गति के अनुरूप जो कथन किया जा रहा है इसमें सूक्ष्मता नहीं है। लेकिन ज्योतिषी का विश्लेषण मैं अपने इस चैनल में इसी हेतु से कर रहा हूं कि ज्योतिषी के जो भी जानकार हैं, इसमें रुचि रखने वाले हैं, या अपनी कुंडली के लिए ही यदि वो अच्छा विश्लेषण चाहते हैं या स्वयं कुछ सीख कर उसका विश्लेषण करना चाहते हैं, तो सूक्ष्मता की ओर बढ़ें। और सूक्ष्मता की ओर बढ़ने पर आपको ग्रहों के तत्व, राशियों के तत्व पता होने चाहिए और उनका पारस्परिक संबंध पता होना चाहिए। तो चलिए ग्रहों से शुरू करते हैं। ग्रहों में शुरुआत सदैव मैं सूर्य से करता हूं। ग्रहों के सम्राट हैं, सबसे प्रभावी ग्रहों में से एक हैं और हमारे जीवन को बहुत प्रभावी ढंग से अपने अनुरूप चलाते हैं। अग्नि तत्व के हैं सूर्यदेव। चंद्रमा जल तत्व के ग्रह हैं। मंगल पुनः अग्नि तत्व के हैं। ये बहुत सामान्य सी बात मैं आपको बता रहा हूं। यदि आप स्वाभाविक तौर पे भी सोचेंगे तो चंद्रमा, मंगल, सूर्य इत्यादि के बारे में आपको यही तत्व आपके मस्तिष्क में आएंगे यदि आप इनका नाम लेंगे तो। बुध को ज्योतिष शास्त्र में सूर्य का पुत्र माना जाता है, शनि को भी माना जाता है। जिस प्रकार से कि मंगल को पृथ्वी का पुत्र माना जाता है। बुध पृथ्वी तत्व के हैं। गुरुदेव आकाश तत्व के हैं। शुक्र पुनः जल तत्व के और शनि वायु तत्व के। और शनि के समान स्वभाव होने की वजह से, कोप या प्रकोप होने की वजह से राहु और केतु भी वायु तत्व के। चूंकि ज्योतिष शास्त्र हमारे समाज में, हमारे देश में बहुत बहुत विस्तृत है, बहुत सारी मर्मज्ञ हैं, बहुत शास्त्रज्ञ हैं। यदि मैं ऋषियों का नाम लूं तो विधाएं भी दो हैं, कम से कम भृगु और पाराशर की दो विधाएं हैं जो बहुत जगहों पर एक दूसरे के समान नहीं है उनके सिद्धांतों में, उनके फल कथन में। उस बात को ध्यान में रखते हुए एक आपको यह अपवाद भी जानना चाहिए कि कुछ लोग गुरु को वायु तत्व और शनि को आकाश तत्व मानते हैं। इसके मूल कारण में, इसकी मूल विवेचना में तो मैं यहां पर नहीं जाऊंगा। मैंने आपको जस्ट यह बताकर रख दिया कि जो यह मैं आपको तत्व बता रहा हूं ग्रहों से संबंधित, यह हमारे फल कथन में बहुत प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाना चाहिए। अब आते हैं राशियों पर। राशियों के अलग अपने तत्व हैं और राशियों के स्वामी भी हैं। इसी चर्चा में राशियों के स्वामी के बारे में भी आपको बताता हूं, जिससे कि आपके फल कथन या आपका किसी कुंडली का विश्लेषण सूक्ष्म हो सके, प्रभावी हो सके, सही हो सके, यथार्थ के पास हो सके। इसके आधार पर यदि आप किसी को परामर्श दे रहे हैं या कोई निर्णय ले रहे हैं तो वह सही हो सके। राशियों में यदि हम एक एक करके चलना शुरू करें तो मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है। मेष राशि के साथ यदि आप देखेंगे तो
सिंह राशि और धनु राशि आपको मिलेगी, जो अग्नि तत्व की राशियां हैं। वृष राशि पृथ्वी तत्व की राशि है। इसके साथ यदि आप देखेंगे मिथुन राशि को, तो वो आपको वायु तत्व की राशि मिलेगी और कर्क जल तत्व की राशि मिलेगी। सिंह राशि मैंने आपको बताया पृथ्वी तत्व की है पहले से। कन्या राशि पृथ्वी तत्व की राशि है। तुला राशि वायु तत्व की राशि है और वृश्चिक राशि जल तत्व की राशि है। धनु मैं आपको पहले बता चुका, मेष के समान ही अग्नि तत्व की राशि है। मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि है, जबकि कुंभ वायु तत्व की और मीन राशि जल तत्व की राशि है। अब इस प्रकार से यदि आप देखें और इनका समूह बनाना चाहें तो मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि अग्नि तत्व की राशियां हैं। वृष राशि, कन्या राशि और मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशियां हैं। मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि वायु तत्व की राशियां हैं, जबकि कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि जल तत्व की राशियां हैं। अब इनके स्वामियों के बारे में जानिए। तो राशियां 12 हैं और ग्रह 9 हैं, जिनमें से 7 को ही स्वामित्व हम लोग देकर रखते हैं। राहु और केतु का स्वामित्व तात्कालिक गणना के लिए, फल कथन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और यदि उनके बैठने की दशा देखें तो यदि वो किसी ग्रह के साथ बैठे हैं तो ऐसा स्वभाव अपना प्रदर्शित करते हैं। तो केवल 7 को अगर हम माने तो सभी ग्रहों को एक राशि नहीं, कुछ ग्रहों को एक से अधिक राशियां भी प्राप्त हैं जिनके कि वो स्वामी हैं। जैसे कि मेष राशि के स्वामी मंगल हैं और मंगल को ही एक दूसरी राशि वृश्चिक भी प्राप्त है। सो मेष राशि का और वृश्चिक राशि का स्वामी तो मंगल के पास है। वृष राशि का और तुला राशि का स्वामित्व तो शुक्र के पास है। मिथुन राशि का और कन्या राशि का स्वामित्व बुध के पास है, जबकि कर्क पूरी तरह से चंद्रमा के आधिपत्य में है और चंद्रमा को सिर्फ कर्क राशि का ही स्वामित्व प्राप्त है। यदि सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव हैं और सूर्य देव को सिर्फ सिंह राशि का ही स्वामित्व प्राप्त है। कन्या, तुला और वृश्चिक के बारे में मैं आपको बता चुका। कन्या के स्वामी बुध, तुला के स्वामी शुक्र और वृश्चिक के स्वामी मंगल। अब धनु राशि के स्वामी गुरु होते हैं और उसके साथ उनको मीन राशि का भी स्वामित्व प्राप्त है। तो बच गए मकर और कुंभ, जिनके स्वामी शनिदेव हैं। और इस प्रकार से 12 राशियों के स्वामी और तत्व मैंने आपको बताए और ग्रहों के तत्व मैंने आपको बताए। अब इनका जब उपयोग आपको करना हो, जब आपको किसी घटना, किसी क्षेत्र के बारे में कुंडली के विश्लेषण से कोई निर्णय लेना हो, तो इन तत्वों का ध्यान रखिए, उन तत्वों के समन्वयन का ध्यान रखिए, तब आपके द्वारा किए गए फल कथन सूक्ष्म, प्रभावी और यथार्थ होंगे। अब कुंडली के तत्वों में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो नक्षत्रों की बात आएगी, और जब नक्षत्रों की बात आएगी तब नक्षत्रों के स्वामियों की भी बात होगी। लेकिन वह एक पूरी अलग चर्चा है, क्योंकि नक्षत्रों की गिनती ही इतनी बड़ी है। 27 नक्षत्र हैं और 27 नक्षत्रों के स्वामी यदि एक बार आपको क्रमवार बता भी दिए जाएं तो कम से कम वो याद कर लेने योग्य तो नहीं रहेगा। इस पे आपको स्वयं अपना स्वाध्याय भी रखना पड़ेगा।
लेकिन वैसे भी मैं उसके लिए एक अलग सत्र में चर्चा करूंगा, क्योंकि नक्षत्रों के स्वामी और नक्षत्रों का प्रभाव भी हमारे जीवन पर बहुत गहरा पड़ता है। एक शास्त्रज्ञ के अनुसार तो नक्षत्र ही मूल है। क्यों? क्योंकि नक्षत्रों के संग्रह से ही हम राशियों का निर्माण मानते हैं। मैंने एक चर्चा में आपसे कहा था कि 2 नक्षत्र और तीसरे नक्षत्र का एक चरण, अर्थात कुल 9 चरणों को मिलाकर एक राशि बनती है। और जब ग्रह गमन कर रहे होते हैं तो राशियों से किए गए गमन के अनुसार उनका नक्षत्रों और उनके चरणों के से गमन हो रहा होता है, और उसी प्रकार वो बलाबल प्राप्त करते हैं। आपको एक सामान्य सी बात बताता हूं, जैसे अगर बाय द वे आप चंद्रमा के बारे में बात कर रहे हैं, आपको केवल यह पता चल जाए कि अच्छा चंद्रमा किसी का जन्म कृतिका के प्रथम चरण में हो गया, तो कृतिका के प्रथम चरण में हो गया तो मेष राशि हो गई उसकी। लेकिन चंद्रमा का बल आप बहुत सामान्य गणना के अनुरूप देखिए, अपने आखिरी चरण में है, 9 चरणों में से आखिरी चरण में है। अगर आप 30 डिग्री को 9 से विभाजित कर देंगे तो आपको 3 डिग्री 20 मिनट मिलेगा, अर्थात नक्षत्र का एक चरण 3 डिग्री 20 मिनट का हुआ। तो कृतिका का एक चरण जो 3 डिग्री 20 मिनट का है उसमें है चंद्रमा, अर्थात 26 डिग्री 40 मिनट के आगे चंद्रमा चल रहा है। अब उसमें भी वो कहीं हो सकता है वो 27 डिग्री का हो सकता है वो 27 डिग्री 30 मिनट का हो सकता है वो 28 डिग्री का हो, 29 का हो। तो सोचिए कितना क्षीण चंद्रमा है यहाँ। तो नक्षत्रों के चरण से भी ग्रहों के अंश बल को सामान्य तौर पे जाना जा सकता है, और सूक्ष्म विश्लेषण के लिए आपको अंश को ही पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि 26 डिग्री 40 अंश से लेकर 30 डिग्री के बीच में होने का अर्थ, और सूक्ष्म रूप से यदि आप जानना चाहेंगे तो 29 डिग्री का चंद्रमा 28 डिग्री के मुकाबले ज्यादा क्षीण होगा। खैर, वह गणित है, ज्योतिषीय गणित है। मैं अपनी चर्चाओं में ज्योतिषीय गणित को मुख्य चर्चा का विषय नहीं बनाना चाहता। हम फलित की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे चैनल का नाम ही है ज्योतिषीय विवेचन। ज्योतिषीय विवेचन जो जन सामान्य के लिए है, जो फल कथन के लिए है, फल कथन जो जन सामान्य के लिए किया जाता है, उसके पीछे क्या गणना है, उसके पीछे क्या आपको अध्ययन करना पड़ेगा, उसके पीछे कितना आपको गहराई में जाना पड़ेगा, उन बातों को यहाँ करने से यह चर्चाएं बहुत बोझिल हो जाएंगी। तो हम अभी पुनः उस तरफ नहीं जाते हैं। जस्ट मैं आपको एक सामान्य बात बताना चाहता था कि नक्षत्रों के बारे में भी हमको अवश्य जानना चाहिए। तो नक्षत्रों के स्वामियों को भी जानना पड़ेगा, उनके चरणों, उनके तत्व, उनके स्वभाव इत्यादि को भी जानना पड़ेगा, उनके स्वरूप को भी समझना पड़ेगा। उसके लिए हम किसी अन्य सत्र में चर्चा करेंगे। आज जो मैंने बहुत मूलभूत सिद्धांत की चर्चा की है वो ग्रहों के तत्व, राशियों के तत्व और राशियों का स्वामित्व, इसके बारे में की। अब अपनी इस चर्चा को यहीं समाप्त करता हूं, और आपसे आज्ञा लेने से पहले आपसे यह आग्रह करता हूं कि यदि मेरे इस वीडियो में आपको कुछ उपयोगी लगा तो उसको जरूर अपने मित्रों और बंधुओं के साथ साझा कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।